तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे के सारे चार विकारी शब्द हैं और उन चार विकारी शब्दों में क्रिया एक आखिरी है। इसके बाद फिर हम अविकारी शब्दों की तरफ चलेंगे, जो कि क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। धीरे धीरे हम चीज़ों का तुलनात्मक विश्लेषण भी करते चल रहे हैं ताकि डाउट्स कम से कम रहें। तो आज हम क्रिया की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली क्रिया वर्ब, क्रिया वही है। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब कार्य करने या होने का पता कैसे चलता है? जैसे राम खाना खा रहा है, तो ये राम काम कर रहा है कि वो खाना खाने का काम कर रहा है। सीता बर्तन धो रही है, तो सीता ये बर्तन धुलने का काम कर रही है। मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। ये जितने भी काम हो रहे हैं ये सब क्रिया है। अब होने का कैसे पता चलता है? तो जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, तो ये एक होना है। तुम विद्यार्थी हो, ये एक होना है ना? तो ये सब क्या है? ये क्रियाएं हैं। एग्जाम्पल जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, याद करना, सुनना, बात करना, दौड़ना, उड़ना, ये सारे के सारे सब क्रिया शब्द हैं। सब क्रिया शब्द हैं। ठीक, ध्यान रखना है। जो क्रिया जो बनती है वो अपने मूल शब्द धातु से बनती है। मूल शब्द धातु से बनती है। जो क्रिया बनती है वो उसका एक मूल शब्द होता है, उसको हम धातु के नाम से जानते हैं। अब धातु क्या है? जैसे हमने ये लिखा खाना शब्द। खाना शब्द बना किससे है? खा से। जैसे लिखा पीना, ये पीना बना किससे है? पी से। सोना किससे बना है? सो से। उठना किससे बना है? उठ से। बैठना किससे बना है? बैठ से। तो ये जो शब्द हैं, ये सभी के सभी शब्द क्या हैं? अपने मूल रूप में है। मूल रूप का मतलब मैंने बताया था, जिनको उससे ज्यादा अब खंडित नहीं किया जा सकता है, उससे ज्यादा छोटा अब नहीं किया जा सकता है, उससे ज्यादा उसके वर्णों को तोड़ा नहीं जा सकता है। तोड़ दोगे तो फिर उसका अर्थ खत्म हो जाएगा। वही मूल रूप होता है। मूल रूप सभी चीजों के होते हैं। संज्ञा का मूल रूप हो सकता है, क्रिया का मूल रूप हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजों के मूल रूप हो सकते हैं। मूल रूप मतलब एक बेस, आधार, कि अगर ये जो शब्द है, अगर इस शब्द को खंडन कर दे, तोड़ दे, तो फिर एक जो मूल बचता है उसके बाद वो क्या है? उसके बाद जैसे अगर हमें घर को तोड़ दें तो उस घर के बाद क्या बचता है? जमीन बचती है। तो उस घर का बेस क्या है? वो जमीन है। जमीन को विघटन नहीं किया जा सकता है, जमीन को तोड़ा नहीं जा सकता है। तोड़ दोगे तो फिर वो किसी काम की नहीं। जैसे अगर धातु शब्दों को अगर आप तोड़ दोगे तो फिर वो किसी काम के नहीं होंगे। तो क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु के नाम से जानते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु के नाम से जानते हैं और फिर इन धातुओं से ही क्रियाओं का निर्माण होता है। वो फिर क्रियाएं सामान्य क्रिया हो सकती है, प्रेरणार्थक क्रिया हो सकती है, संयुक्त क्रिया हो सकती है, नाम धातु क्रिया हो सकती है। जो बेस है वो यही है। इसी से सारी चीजों का निर्माण होता है। ये बात याद रखनी है। निर्माण किनसे होता है? मूल रूप से। क्रिया के मूल रूप को धातु के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे समझते हैं कि
क्रिया के, ये मैं बता दूं कि ये एक विकारी शब्द है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये एक विकारी शब्द है। ठीक, अब इसके रूप कितने होते हैं, क्रिया के कितने रूप होते हैं? संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, या इसी को हम कह सकते हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक, और दूसरा पहला होता है रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, या इसे ही हम कहते हैं कर्म के आधार पर। अब जैसा कर्म के आधार पर हमें समझ में आ रहा है, क्रिया के दो रूप होते हैं, एक तो ये होगा रचना या बनावट के आधार पर या कर्म के आधार पर, और दूसरा संरचना या प्रयोग के आधार पर। ठीक, तो कर्म के आधार पर होते हैं दो भेद, एक साकर्मक और एक आकर्मक। साकर्मक का मतलब क्या होता है? तो साकर्मक, ये सा का मतलब होता है साथ में, और कर्म का मतलब, कर्म मतलब जिस क्रिया के साथ में कर्म हो सकर्मक क्रिया है, और आकर्मक का मतलब होता है, आ का मतलब होता है नहीं, और कर्म का मतलब कर्म, मतलब जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं है वो आकर्मक क्रिया है। कैसे? जैसे राम ने आम खाया, भाई राम ने आम खाया, तो यहां पर राम तो करने वाला है, करता है, सब्जेक्ट है, लेकिन उसने काम कौन सा किया है? खाने का काम किया है। तो ये तुम्हारी क्या है? ये एक क्रिया है। और क्या खाया है? तो उसने आम खाया है, तो ये क्या हो गया? ये आपका कर्म हो गया। और जब क्रिया के साथ में कर्म है, साथ में कर्म है, तो वो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। अगला मैंने लिखा राम सो गया। अब इसमें कर्म कौन सा है? इसमें राम ने सीधा सोने का काम किया है, क्रिया तो है उसकी सो गया, लेकिन इसमें कर्म कोई नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये करता है, इसमें कर्म की कमी है। तो जब कर्म नहीं है तो वो कौन सी क्रिया है? ये आकर्मक क्रिया है। ठीक, मतलब कि जिस क्रिया के साथ में कर्म है वो सकर्मक क्रिया, सा मतलब साथ वाली क्रिया, साथ में कर्म है, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं है वो आकर्मक मतलब नहीं कर्म वाली क्रिया। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने विद्यार्थियों को पढ़ाया, यहाँ पर विद्यार्थी ऑब्जेक्ट हैं, कर्म है। मैंने एक किताब पढ़ी, ये एक किताब ये कर्म है। ठीक है, और क्रिया उसमें पढ़ना है ना, पढ़ाना। मैंने एक किताब लिखी, तो ये एक किताब ये कर्म है। कर्म का बेसिकली मतलब ये होता है जिस पर सब्जेक्ट कार्य करता है। कर्म का मतलब जिस पर सब्जेक्ट कार्य करता है, जिस पर सब्जेक्ट बोलते हैं, या जिसको हम कर्ता के नाम से जानते हैं। कर्ता कार्य करता है, जिस पर कर्ता कार्य करता है वही कर्म होता है। अब जो कार्य हो रहा है वो तो क्रिया है, लेकिन कार्य किसी के ऊपर तो हो रहा होगा। जैसे मैं आम खा रहा हूं, आम खा रहा हूं। अब ये तो पता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, करने का क्या है? मैं खा रहा हूं, इतनी बात तो पता है। तो ये तो होगी आपकी क्रिया, लेकिन काम किसी के ऊपर तो कर रहा हूं मैं, खाने का काम, किसी को तो खा रहा हूं, तो मैं जिसके ऊपर काम कर रहा हूं वो आम है। खाने का काम किस पर हो रहा है? आम के ऊपर हो रहा है। तो ये आम क्या है? ये आपका कर्म है। इसमें कर्ता क्या है? ये आपका कर्ता है। तो अब इस क्रिया के साथ में उसका अपना कर्म है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सी क्रिया है? ये आपकी सकर्मक क्रिया है। इतनी बात समझ में आ रही? अब इसी को अब आकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? मैं लिख दूं, फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, वह आज घर नहीं गया। अब इसमें कर्म कहां है? ये सब्जेक्ट है भाई, उसने काम किया जाने का, लेकिन काम किसके ऊपर हुआ? काम किसके ऊपर हुआ? पता नहीं सर, काम किसके ऊपर हुआ? यहां आपका ये जो घर है ये कर्म नहीं है,
क्योंकि अब घर जा रहे हो, घर के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, घर जा रहे हो। जैसे मैं सो गया, मैं सो गया, तो आपने सोने का काम किया है, लेकिन काम किसके ऊपर किया ये पता नहीं। तो ये सब क्या है, ये आकर्मक क्रियाएं हैं, मतलब इनके पास अपना कर्म नहीं है। ये बेसिकली ये प्लेस है, प्लेस मतलब कि स्थान है ना। तो ये एडवर्ब है, या इनको हम बोलते हैं अव्यय शब्द हैं। अब बेसिकली हम जब कर्म को पहचानने के लिए हम क्या उपाय करेंगे कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि ये कर्म है, कैसे पता चलेगा। तो कर्म को पहचानने के लिए हम 3 शब्दों से क्वेश्चन करते हैं, क्या, किसे और किसको से। ये 3 मेन ऐसे शब्द हैं कि अगर आपको इन शब्दों का आंसर मिल रहा है, इट मीन्स वह क्रिया सकर्मक होगी। अगर इनसे आपको आंसर नहीं मिल रहा है, इट मीन्स वह क्रिया आपकी आकर्मक होगी। और ध्यान रहे कि आंसर इन तीनों से ही आना चाहिए। केवल एक से आ जाए तो वो क्रिया सकर्मक नहीं होगी, आंसर इन तीनों से आना चाहिए, तभी आपकी क्रिया सकर्मक मानी जाएगी। सबसे पहले ट्राई करते हैं, मैं सो गया। मैं क्या गया, क्या सो गया, पता नहीं। मैं किसे सो गया, पता नहीं। मैं किसको सो गया, पता नहीं। वह आज घर नहीं गया, वह आज क्या नहीं गया, बहुत ऑड लग रहा, समझ में नहीं आ रहा। वह आज किसे किसे गया, ऐसा सवाल कर रहे हैं। वह आज किसको गया, सर समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत और सवाल हो रहा है। अब हम इसमें लगा कर देखते हैं। मैं आम खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, आम खा रहा हूं। मैं किसे खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं। मैं किसको खा रहा हूं, मैं आम को खा रहा हूं। इसका मतलब तीनों का जवाब क्या है, आम, क्योंकि आम एक कर्म है, और जब आम कर्म है तो वह क्रिया सकर्मक है, और जब इन तीनों से आंसर नहीं मिल रहा तो वो क्रिया आकर्मक थी। ठीक, इतनी सी बात याद रखनी है। तो ये तो हुआ हमारा रचना या बनावट के आधार पर या कर्म के आधार पर सकर्मक और आकर्मक क्रियाएं हमने समझी। ठीक, अब एक हम छोटी सी चीज और समझ लेते हैं कि असल में कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं। कर्म भी तो 2 प्रकार के होते हैं। कर्म 2 प्रकार के कैसे होते हैं? कर्म 2 प्रकार के इस वजह से होते हैं, एक तो होता है मुख्य कर्म, एक होता है गौण कर्म। गौण कर्म, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हम इंग्लिश को मिटा देते हैं। अब ये मुख्य कर्म क्या होते हैं? किसी भी वाक्य में कभी कभी 2 कर्म भी होते हैं। 2 कर्म कैसे होते हैं? जैसे मैंने राम को अंग्रेजी पढ़ाई। ठीक, अब यहां पर मैंने जो काम किया है वो पढ़ाना किया है, तो ये तो अपने आप में क्रिया है, ये बात तो फिक्स है। अब मैंने पढ़ाने का काम किस पर किया है? तो पढ़ाने का काम मैंने राम पर किया है, एक कर्म तो ये मिल गया। अब राम पर मैंने क्या काम किया है? अंग्रेजी को पढ़ाने का काम किया है, तो ये भी कर्म मिल गया। भाई अभी समझ में नहीं आ रहा है तो हम उन्हीं से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या, किसे और किसको से। मतलब कि आप क्या से जब प्रश्न करोगे तो आपको इससे मिलेगा मुख्य कर्म। मुख्य मतलब होता है निर्जीव, जिसमें कोई जीवन नहीं होता है। और किसे और किसको से हमें मिलते हैं सजीव कर्म। सजीव का कर्म मतलब गौण कर्म होता है। ठीक, प्रश्न करते हैं, मैंने राम को क्या पढ़ाया? तो भाई मैंने राम को अंग्रेजी पढ़ाई। मैंने राम को क्या पढ़ाया? तो मैंने राम को अंग्रेजी पढ़ाई। अंग्रेजी पढ़ाई, अंग्रेजी क्या है? हमारा मुख्य कर्म है, निर्जीव कर्म है, कोई जीवन नहीं है इसमें। दूसरा, मैंने किसे पढ़ाया?
मैंने किसे पढ़ाया, तो मैंने राम को पढ़ाया। राम क्या है, सजीव है, तो ये कौन सा कर्म है, ये गौण कर्म है। मैंने अंग्रेजी, मैंने किसको पढ़ाया, तो भाई मैंने राम को पढ़ाया। राम क्या है, सजीव, तो कर्म कौन सा हुआ, गौण कर्म। तो दो कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म, एक गौण कर्म। मुख्य कर्म मतलब जिसमें कोई जीवन नहीं है, निर्जीव है। गौण कर्म जिसमें जीवन है, जो सजीव है। तो क्या से हमें मिलता है, जो निर्जीव है। किससे और किसको से मिलता है, जो सजीव है। ठीक, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे संरचना के आधार पर या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेदों का विवरण करेंगे। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।